आज हम स्टार्ट करेंगे अल्टरेशन पर्सनालिटी ड्यू टू द पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, लास्ट हमने क्लास में किया था अल्टरेशन द पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस, कि पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं किस वजह से, इलनेस की वजह से। तो हमने वो सब देखे थे, कॉमन बिहेवियर चेंजेस भी देखे थे इलनेस की वजह से, और हमने लाइफ में सेल्फ कॉन्सेप्ट और बॉडी में जिसके लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस देखे थे। अब हम बात करेंगे, फिर हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस देखे थे। अब हमारा मेन है अल्टरेशन इन द पर्सनालिटी ड्यू टू पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरेशन में हमने क्या देखा था। अल्टरेशन पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस में हमने क्या देखा था, बताएगा कोई जरा मुझे, क्या देखा था बताएं। अल्टरेशन पर्सनालिटी ड्यू टू डिसऑर्डर, इलनेस सर, बताएंगे कोई। पर्सनालिटी डिसऑर्डर रिजल्ट व्हेन पर्सनालिटी ट्रेट्स बिकम abnormal। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमें कब होता है, जब हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, abnormal हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं होते। लाइक become inflexible and the maladaptive and the cause significant social or the occupational impairment or the significant subjective distress। जब हमारी पर्सनालिटी में क्या होता है कि कॉमनली हमारे कुछ तो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि कुछ नॉर्मलिटीज हमें आई हैं, और कुछ क्या है, हमें कुछ कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर मिल गया, फिर हमें कुछ ऐसा स्ट्रेस आया जिसकी वजह से हमारी क्या हो गया, पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस हो गए। तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ abnormal personality given by the International Statistical Classification of Disease and the Related Health Problems, 9th revision ICD-9 is as follows। ICD-9 के अकॉर्डिंग हमारी abnormal personality की जो डेफिनेशन है वो है, the definition an abnormal personality is one in which there are deeply ingrained maladaptive pattern of behavior recognizable by the time of adolescence of the earlier and the continuing through the most of adult life. Because of these, the patient suffers or the other have to suffer and there is an adverse effect on the individual or society। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हम कभी भी abnormal personality की बात करते हैं तो एक हमारा ऐसा डीपली इनग्रेन वॉलेटिलिटी पैटर्न होता है जो कि हमारे बिहेवियर को रिकॉग्नाइज कराता है बाय इसके थ्रू, हमारे एडोलेसेंट के थ्रू। हमारे एडोलेसेंट का क्या टाइम रहा था, उससे अर्ली क्या रहा था, और अभी तक हमारा क्या चल रहा है एडल्ट लाइफ में। हमने पहली भी चीज पढ़ी थी कि पर्सनालिटी में हम क्या देखते कि अर्ली लाइफ में क्या पर्सनालिटी थी, उस टाइम क्या था, उसके आसपास क्या था, और अभी मिड लाइफ में, एडल्ट मिड लाइफ में कैसा है। Because of this, the patient suffers or others have to suffer and there is an adverse effect on the individual or the society। इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इसको चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से पेशेंट भी सफर करेगा, ठीक है, वो भी सफर करेगा, अदर्स भी सफर करेंगे, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, इंडिविजुअल भी सफर करेगा और सोसाइटी भी सफर करेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्या होता है, हम पहले बात करते हैं पैरानोइड का मतलब होता है शक करना, सस्पिशियसनेस। तो अब अगर हम सस्पिशियसनेस की बात करते हैं पैरानोइड की, तो हम नाम से हमें वो समझ आ रहा है कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो जो पर्सनालिटी है इसमें कहीं ना कुछ पैरानोइड से रिलेटेड है, मतलब कि कहीं ना कहीं सस्पिशियसनेस से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पैरानोइड पर्सनालिटी की। पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पीपीडी इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ कंडीशंस कॉल्ड सेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पीपल विद पीपीडी suffer from paranoia and unrelated mistrust and the suspiciousness of others even when there is no reason to suspiciousness। जिस पर्सनालिटी के जो ग्रसित लोग होते हैं, जिनके पर्सनालिटी एक डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है कि इस कंडीशन वाले लोग जो होते हैं वो, उनको मिसट्रस्ट होता है, ठीक है, उनको कहीं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होगा, सस्पिशियसनेस उनके माइंड में भरी हुई रहेगी, चाहे उसका कोई रीजन है या फिर विदाउट रीजन, बिना रीजन के भी वो लोग क्या करेंगे, शक करते रहेंगे। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है हमारा पैरानोइड। इसमें जो पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो हमारी कैसी कंडीशन होती है, उसमें जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, उसके अंदर एक ना
मिसट्रस्ट वाली ऐसी भावना आ जाती है उसके दिमाग में, क्या है वो किसी पे भी शक, किसी पे भी ना ट्रस्ट नहीं करेगा, सबको सभी को वो ना शक की नजर से देखेगा, सस्पिशियसनेस की नजर से देखेगा, ठीक है, विदाउट रीजन, और रीजन के साथ में विदाउट एनी रीजन भी, ठीक है, बिना रीजन के भी वो क्या करेगा, सबके दिमाग में वो यही, उसके दिमाग में ये रहेगा कि शायद ये मुझे मारेंगे, ये मेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे, इस वजह से मेरे साथ ये कर रहा है, उसके दिमाग में हमेशा ये चीज चलती रहेगी। This disorder often begins in the childhood or the early adolescence and the appear to be more common in men than in women. ये जो हमारा डिसऑर्डर होता है वो कब होता है, हमारे चाइल्डहुड में, और उसके चाइल्डहुड में, बचपन में, और अर्ली एडोलेसेंस में दिखता है, ठीक है। अरे मोर कॉमन किन में होता है, अपीयर टू बी मोर कॉमन इन मैन, मेंस में ज्यादा कॉमन होता है, अगर कंपेयर देन हम विमेंस की बात करें तो मेंस में ज्यादा होता है। स्टडीज एस्टिमेट दैट पीपल अफेक्ट बिटवीन 2.3% एंड 4.4% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। ये क्या करता है, हमारे 2 to 3% एंड द 4.4% जनरल पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके हम कॉजेस देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसका, सबसे पहले doubt the commitment, loyalty, and the trustworthiness of others, believing others or the exploiting or deceiving them. डाउट रहेगा, कोई भी कमिटमेंट करेगा उसमें डाउट रहेगा, ठीक है, कहीं भी ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं दिखाएगा ज्यादा। उसके बाद हाइपर सेंसिटिव एंड टेक क्रिटिसिज्म, मतलब उसको बहुत ज्यादा ना हाइपर सेंसिटिव रहेगा किसी भी चीज को लेके कि हाँ क्यों बोला ऐसा उसने, मुझे क्यों बोल दिया, मेरे पास क्यों आया अचानक से, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्या रहता है ना, सस्पिशियसनेस वाली चीजें हमेशा उसके दिमाग में रहेंगी। आर्गुमेंट करेगा, ठीक है, हॉस्टाइल होगा, हॉस्टाइल हमने परसों भी बात करी थी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, ठीक है। हैव डिफिकल्टी इन रिलैक्सिंग, ज्यादा रिलैक्स नहीं रहेगा क्योंकि दिमाग में तो उसके में कुछ अलग ही चल रहा है। उसके बाद कैन नॉट सी अदर रोल इन द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट, बिलीविंग दे आर ऑलवेज राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है, सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है characterized by the lack of interest in the social relationship, a tendency toward a solitary or the sheltered lifestyle, secretiveness, emotional coldness, detachment and the apathy। हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है कि इस कंडीशन में विच पीपल हैव अवॉइड सोशल एक्टिविटीज एंड द इंटरेक्टिव विद द अदर्स। इस कंडीशन में जिन लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जो टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन वाले लोग ज्यादा सोशल एक्टिव नहीं होते हैं, ये अवॉइड करते हैं किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना या फिर ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना। सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर टिपिकल बिगिन इन द अर्ली एडल्टहुड। ये क्या होता है, अर्ली एडल्टहुड में ये शुरू हो जाती है। पीपल विद दिस कंडीशन डोंट डिजायर और एंजॉय क्लोज रिलेशनशिप। ये लोग ज्यादा जो क्लोज रिलेशनशिप होता है उनको ज्यादा एंजॉय नहीं करते, और उनके जो डिजायर है उनके वो ऐसी कोई डिजायर भी नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अवॉइड होते हैं सोशल एक्टिविटीज से, और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने में वो लोग ज्यादा हेजिटेट होते हैं। इवन विद फैमिली एंड द अदर ऑफ्टन सीन एज द लॉनर। इसमें क्या होता है, वो अपने जो क्लोज रिलेशनशिप है फैमिली वगैरह उनके साथ में क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। They may be emotionally cold and the detached. Therapy and the medication such as the antidepressant or the mood stabilizer can help. इसमें क्या करते हैं, हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं। सिम्टम्स इमोशनल अटैचमेंट रहते हैं, ज्यादा इमोशनली किसी से इंटरेक्ट नहीं होते, ठीक है, लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि मेडिकेशन क्या दे सकते हैं, तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट का ज्यादा वो रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। डिसोशल, नेक्स्ट आपका डिसोशल एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिसोशल
social, antisocial personality personality. एंटी सोशल पर्सनालिटी का हमें नाम से पता लग रहा है कि क्या हो सकती है एंटी सोशल पर्सनालिटी क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये पर्सनालिटी सबसे पहले तो मतलब ये शुरू हो जाती है चाइल्डहुड से दिखना शुरू हो जाती है बट अ कंडीशन कैन डायग्नोस्ड अंटिल एडोलेसेंस और अडल्ट बट ये ना चाइल्डहुड में शुरू हो जाती है बट हम इसको डायग्नोस नहीं कर पाते जब तक कि वो क्या ना हो जाए अडल्ट ना हो जाए अडोलेसेंट ना हो जाए या अडल्ट ना हो जाए इसके बाद हम बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर समटाइम्स कॉल्ड द sociopathy. It is a mental disorder in the which a person consistently show no regard or for rights and the wrong and the ignores the rights of feeling of others. इसमें वो लोग क्या करेगा वो किसी भी जैसे कि हम बात करते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे अपने राइट्स होते हैं कुछ दूसरों के राइट्स होते हैं तो हम उनके रेस्पेक्ट करते हैं बट इस कंडीशन में जो लोग होंगे वो क्या करेंगे वो किसी के भी राइट्स की किसी के भी इसकी वो नहीं करेंगे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि एंटी सोशल होंगे वो उन्हें तो सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है जो रूल्स रेगुलेशन है जो फॉलो करने वो उसके एंटी चलेंगे ठीक है with people with people with antisocial personality disorder tend to the antagonist, manipulative, and they treat others harshly and with the coldest indifferences. वो क्या करेंगे वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा हार्शली ट्रीट करेंगे दे शो नो गिल्टी फॉर रिमूवर्स फॉर देयर बिहेवियर और वो क्या करेंगे वो ये भी फील नहीं कराएंगे कि उन्होंने कोई गलती करी है कि हाँ मैंने कोई गलती करी गिल्ट भी फील नहीं करेंगे उस चीज का इंडिविजुअल विद एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑफ्टन वायलेट द लॉ जो एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं हमेशा वो क्या करते हैं वो हमेशा रूल्स और लॉ को जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको हमेशा उसके साथ वायलेट करते हैं हमेशा तोड़ते हैं बिकमिंग क्रिमिनल्स और क्या करते हैं क्रिमिनल्स बन जाते हैं क्योंकि वो लोग जो हमारा लॉ है लाखों तोड़ेंगे लाखों तोड़ने के बाद क्या करेंगे जो भी ऐसी एक्टिविटीज है लाइक जैसे किसी का क्राइम करना तो वो उससे क्या करते हैं क्रिमिनल्स बन जाते हैं दे मे लाई बिहेव वॉलेंटली एंड द इम्पल्सिवनेस वो लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा झूठे होते हैं उनका बिहेव बहुत ज्यादा वॉलेंटली होता है मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस करने वाले और इम्पल्सिव होते हैं एंड हैव प्रॉब्लम्स विद ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज उनको अल्कोहल और ड्रग्स यूज करने वाले भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं ड्रग्स अल्कोहल ये सारी भी यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स पीपल विद दिस डिसऑर्डर टिपिकली कांट फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द फैमिली वर्क और स्कूल और जो इस इन सब वजह से क्योंकि उनको क्या है वो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशंस को तोड़ने वाले हैं लॉ ऑर्डर को नहीं मानने वाले हैं क्रिमिनल्स हैं तो उसमें क्या होगा उनका जो बिहेव होता है वो झूठ बोलते हैं ये मतलब वायलेंस ज्यादा करते हैं इम्पल्सिव होते हैं और अल्कोहल और ड्रग्स वाले भी होते हैं मतलब अल्कोहल ड्रग्स का भी यूज करते हैं इन सब की वजह से क्या होता है इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो लोग होते हैं डिसऑर्डर वाले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते ठीक है चाहे वो अपनी फैमिली की है चाहे वो उनकी वर्क की है मतलब ऑफिस की वर्क प्लेस की या फिर उनके स्कूल्स की है वो उन सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाते सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर साइन एंड द सिम्टम्स में इंक्लूड सबसे पहले है डिसरिगार्ड फॉर राइट एंड रॉन्ग सेकंड आता है हमारा एरोगेंस एरोगेंस ए सेंस ऑफ सुपेरियरिटी एंड द बीइंग एक्सट्रीमली ओपिनियटेड मतलब यही दिखाएंगे कि हम बोल रहे हैं हम ही है जैसा है और लोगों का कोई जो राइट है कुछ है उससे कोई मतलब नहीं है सिर्फ अपनी ही दिखानी अपने खुद को ही सुपर बन के दिखाना उसके बाद आता है रिकरिंग प्रॉब्लम्स विद द लॉ इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर उनको क्या होता है हमेशा प्रॉब्लम्स होती है लॉ से कि रूल रेगुलेशंस क्यों बन रहे हैं क्यों फॉलो किए जा रहे हैं कि वो लोग उनमें ज्यादा विश्वास नहीं करते वो उनको हमेशा तोड़ते हैं क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो हम पहले बात करते हैं एंटी सोशल बिहेवियर जब हम किसी इंसान को देखते हैं या फिर हम न्यूज में बात करते हैं कि उस इंसान ने ये किया उसने लोगों को परेशान किया वहां पे आगजनी कर दी यहाँ पे ये कर दिया तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि कैसा एंटी सोशल बिहेवियर शो कर रहे हैं यहाँ पे लोग तो एंटी सोशल का मतलब ये होता है कि जो हमारी सोसाइटी में जो शांति है शांति को वहां का जो पीस है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना भंग करना तो उसमें क्या है इम्पल्सिव ऑफ फेलियर टू प्लान अहेड
हॉस्टाइलिटी होती है इन लोगों में, ज्यादा मतलब अग्रेशन ज्यादा होता है, और इनको हमेशा से लॉ से प्रॉब्लम होती है, सिग्निफिकेंट इरिटेबल होते हैं, ठीक है, एग्रेशन ज्यादा होता है, वॉलेंस ज्यादा करते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स एंड द लैक ऑफ रिमोर्स अबाउट हार्मिंग अदर्स। उनको किसी के साथ भी एम्पैथी नहीं होती, और वो उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों को हार्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, उन सब चीजों पे वो लोग नहीं करते, ठीक है। पुअर और एब्यूसिव रिलेशनशिप, जिनके रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर होते हैं, अब एब्यूसिव होते हैं। उसके बाद आता है फेलियर टू कंसिडर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू बिहेवियर ऑफ लर्न फ्रॉम देम। उनका क्या होता है कि उन्हें नहीं पता कि जो हमारा बिहेवियर चल रहा है और हमें कैसे ठीक करना है, अपने बिहेवियर को कैसे लर्न करना है, और उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इन सब चीजों में क्या होता है, फेलियर होते हैं, वो चीज को कंसिडर नहीं करते। उसके बाद आता है adult with the antisocial personality disorder typically show symptoms of the conduct disorder before the age of 15. Sign the symptoms of the conduct disorder including serious, persistent behavior problems such as, सबसे पहले आता है aggression toward people and the animals। जो अगर जो अडल्ट होते हैं वो एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम उनको एक कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आता है आपका कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम कंडक्ट डिसऑर्डर एक बार देख लेते हैं। एंटी सोशल, एंटी सोशल से हमारा कंडक्ट डिसऑर्डर आया है, ठीक है। एंटी सोशल में हमने देखा जो लोग लॉ को तोड़ते हैं, जो मतलब किसी की नहीं मानते, पूरी एक्टिविटीज ऐसे करते हैं, किसी के लिए एम्पैथी नहीं होती इन लोगों के दिल में। सबसे पहले आता है हमारा कंडक्ट डिसऑर्डर में, हम देखते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड adolescent that involve long term chronic behavior problem and it occur at the age of 10 अप टू 16 ईयर। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर होता है हमारा जो चाइल्डहुड से, बचपन से एडोलेसेंट तक रहता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, क्रोनिक टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए रहता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है उसमें, ठीक है, चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में हमारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो कब रहती है, इट इज अकर एट द एज ऑफ 10 टू अप टू 16 ईयर, और ये 10 साल से 16 साल के बीच में हो जाता है, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर मोस्टली अकर इन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज में ज्यादा होता है क्योंकि बॉयज ज्यादा सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करते हैं, चोरी ज्यादा करते हैं, और क्या कहते हैं, थेफ्ट वगैरह ज्यादा होते हैं। ए चाइल्ड विद दिस, जब ए चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर में डिस्प्ले ए पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एंड द वायलेंट बिहेवियर एंड हैव प्रॉब्लम फॉलोइंग रूल्स। उसके कुछ जो रूल्स वो फॉलो नहीं करते, उसको हमेशा से प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उसको क्या होना है, रूल ब्रेक करना है। So what are the symptoms of conductive disorder? Symptoms of the conductive disorder depending on the age of child and the whether the disorder is a mild, moderate or severe. हमें ये देखना पड़ता है कि एज क्या है बच्चे की, क्योंकि हमने बात करी थी 10 टू अप टू 16 ईयर्स, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर कब होता है, हमारा अडोलोसेंस से लेके अडल्टहुड से, सॉरी, चाइल्डहुड से लेके अडोलोसेंस तक रहता है, ठीक है। उसमें उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये 10 साल से लेके 16 साल तक के बीच में ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे की जो एज है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी एज का बच्चा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे उसके डिसऑर्डर्स, जैसे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर उसको सीवियर है। इन जर्नल सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर फॉल इनटू 4 जनरल कैटेगरीज। उसमें हमने सबसे पहले अग्रेसिव बिहेवियर में रखा है इनको, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में रखा है, डेसिटफुल बिहेवियर में रखा है, वायलेशन बिहेवियर में रखा है। चलो ये तो हम आगे आ गए, हम कंडक्ट डिसऑर्डर पे आ गए। हम वहाँ पे एंटी सोशल पर्सनालिटी में बात कर रहे थे कि जो चाइल्डहुड, जो एंटी सोशल वाले बच्चे होते हैं, वो चिल्ड्रन जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्डहुड से ही उनको पता चल जाता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी वो शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट विद द एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर टिपिकली शो सिम्टम्स ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर। जो अडल्ट होते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले, वो क्या करते हैं, वो सिम्टम्स शो करते हैं क्या, कंडक्ट डिसऑर्डर वाले, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 15, 15 साल से पहले वाले। अब हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग सीरियस, persistent behavior problem। कंडक्ट डिसऑर्डर के कौन कौन से सिम्टम्स शो करते हैं, सबसे पहले अग्रेशन, तो अग्रेशन टुवर्ड्स पीपल एंड द एनिमल्स, एनिमल्स और पीपल्स के टुवर्ड्स वो क्या करेंगे, अपना एग्रेशन शो करेंगे। डिस्ट्रक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद थेफ्ट, नेक्स्ट सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स।
Although antisocial personality disorder is considered lifelong in the some people, certain symptoms, particularly destructive and the criminal behavior, कुछ लोगों में क्या होता है कि antisocial personality जो disorder है वो पूरा lifelong चलता है ना? जैसे कि हम particular destructive and the criminal behavior, कुछ लोग क्या होते हैं अपना destructive behavior show करते हैं, criminal behavior show करते हैं, may decrease over time, but it is not clear whether the decrease is a result of aging or the decrease increase the awareness of the consequences of antisocial behavior. अगर हम बचपन में कोई एंटी सोशल बिहेवियर कर रहे हैं, अगर बचपन में हम कोई रूल तोड़ते हैं तो हमें उसका पता नहीं होता है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो मे बी हम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को सोच के उन सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो ये बचपन में ये डिसऑर्डर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आपका हिस्टोनिक पर्सनालिटी Histrionic personality disorder (HPD) is defined by the American Psychiatric Association as personality disorder characterized by the pattern of excessive attention-seeking behavior, usually beginning in the early childhood, including the inappropriate sedation and an excessive desire or approval. इसमें क्या होता है कि जो हमारे HPD वाले जो होते हैं, हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर शो करते हैं, है ना? ए मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट द वे ए पर्सन थिंक्स, परसीव्स एंड द रिलेशन ऑफ टू द अदर्स। इसमें हम ओवरव्यू की बात करते हैं कि क्या होता है, कैसी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो कि अफेक्ट करती है क्या, किसी भी पर्सन की थिंग्स को, थिंकिंग को, परसिवनेशन मतलब परसिवनेशन को, कि वो कैसे परसीव करेगा, और रिलेशन ऑफ द अदर्स, और दूसरों के साथ उसके रिलेशंस कैसे होंगे, उनको वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा genes play a role in the development of the personality disorder. Abuse or the instability during the childhood may also increase risk. अगर हम बात करते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से होता है ना कि हमें कुछ तो हमें जीन्स से ऐसे मिले, कुछ हमारे पेरेंट्स की पर्सनालिटी ऐसी है, तो कुछ तो हमारे जीन्स में वो चीज है, कुछ हमें कोई रिस्क फैक्टर मिल जाए तो हमारे क्या होता है, कोई भी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम किसी बच्चे की बात करते हैं तो अगर बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा एब्यूसिव है और उसको इंस्टेबिलिटी है सोचने समझने की, थिंकिंग की, तो हो सकता है उसको रिस्क ज्यादा हो। ए पर्सन विद हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर सीक्स अटेंशन, टॉक्स ड्रामेटिकली with a strong opinion, is the easily influenced, has rapidly changing emotions and the thinking relationship are closer than they are। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, और वो क्या करते हैं, वो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा ना वो अपनी बातों को रखेंगे, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, और अपनी ना वो कहीं जैसे कि ड्रामा करके कैसे भी करके वो आपको बता सकते हैं, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब कि जब वो बातें करेंगे तो अपने आप को वो इस तरह का दिखाएंगे कि हाँ मतलब बहुत अपनी उनके जो वो बोल रहे होंगे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होगी, और वो ना अपने ऊपर उसको एक तरह से, जैसे कि हम कोई छोटा सा ड्रामा करते, ड्रामा इन द सेंस कि हम बातों बातों में होता है ना कि एकदम से ऐसे हंस के करना, मतलब वो अटेंशन सीकिंग, आप समझ रहे हो ना, अटेंशन सीकिंग, उसको अटेंशन चाहिए होगी। तो ये लोग क्या होते हैं कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम इनको, और ये अपना क्या करते हैं, हैज रैपिडली चेंजिंग इमोशंस, और वो क्या करेंगे, रैपिडली बहुत जल्दी अपने इमोशंस को चेंज करेंगे, वो हंस रहे हैं एकदम से वो रोने लगेंगे, रोने की एक्टिंग करने लगेंगे, कि हमने यहाँ पे ड्रामेटिकली बोला है कि वहाँ पे वो ड्रामा भी के साथ साथ करेंगे। उसके बाद ओपिनियंस को, इमोशंस हाँ चेंज करेंगे कंटिन्यू, और उसमें क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि हम दूसरे वाले को सामने हम कैसे, मतलब उसको अपनी बातें हम किस तरह से इजीली मनवा सकते हैं, ड्रामा करके, इमोशंस को चेंज करके, कि जैसे दूसरा अगर हमें दिख रहा है कि हमें दूसरे के सामने ऐसे इमोशंस फेस करने, तो वो उसी तरह से अपने इमोशन रेपिडली चेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर
ये क्या होता है, डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हैज इनफ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इसमें क्या होता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन द फाउंड मोर कॉमनली इन मैन, ये ना मेल्स में ज्यादा मिलता है। द कॉज इज अननोन बट द लाइकली इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या होता है कि इसका हमें मेनली कॉज तो नहीं पता कि एक्चुअली इसका रीजन क्या है, किस वजह से होता है, बट हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ तो जैसे हमने अभी बोला था कि कुछ तो हमें जेनेटिकली फैक्टर्स मिल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी है, मे बी फादर को, मे बी मदर को। ठीक है, अभी हम जिस नार्सिसिस्टिक की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, फादर मेल्स में जाता होगा तो मे बी उसके फादर को कोई ऐसी पर्सनालिटी कभी रही हो, उसके साथ उसको क्या हुआ, कुछ उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे मिल गए, स्ट्रेस मिल गया, या फिर बहुत ज्यादा कोई ऐसा उसको मतलब कोई क्राइसिस हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके फैक्टर मिल गए, ऐसी पर्सनालिटी जो थी उसकी पहले से ही कुछ थी पर्सनालिटी, और कुछ उसको फैक्टर ऐसे मिल गए तो उनको क्या होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। तो सिम्टम्स इंक्लूडेड इसका क्या होगा, इसको हम पहले ये देख लेते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है क्या। इन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कॉज प्रॉब्लम्स इन द मेनी एरियाज ऑफ लाइफ। ये बहुत ज्यादा, अगर हम बात करते हैं कि जो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ये हमारे लाइफ के कई एरियाज है जिनमें प्रॉब्लम करती है, सच एज रिलेशनशिप वर्क। हमारे रिलेशन जो होते हैं, रिलेशन ज्यादा मेंटेन नहीं करने देती है। ठीक है, वर्क कहीं भी वर्क प्लेस पे और किसी भी स्कूल और फाइनेंशियली अफेयर्स में ये हमें ज्यादा रिलेशन मेंटेन नहीं होने देती है अच्छे से। पीपल विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर may be generally unhappy and the disappointed when they are not given the special favor and the admiration they believe they deserve। इसका होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि उनको ज्यादा स्पेशल फेवर्स और एडमायरेशन नहीं मिलती है जिसके लिए वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। they may find their relationship unfulfilling and others may not enjoy being around them। और वो क्या समझते हैं, वो ये हमेशा ये उनको ये मिलता है कि उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा से अनहैप्पी रहते हैं, अनफुलफिलमेंट रहते हैं, और वो अपने आसपास वाले लोगों को भी इंजॉय नहीं कर पाते उन लोगों के साथ भी। तो हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये हैव ए सेंस ऑफ अनटाइटलमेंट एंड द रिक्वायर कंसेंट, एक्सेसिव एडमायरेशन। उन लोगों के क्या होता है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड द रिक्वायर कंसेंट, कि उनको हमेशा से कभी ये नहीं लगता कि हाँ वो संतुष्ट नहीं होते खुद से, उनको हमेशा ये लगेगा कि नहीं मुझे अभी किसी के साथ की जरूरत है। ठीक है, उनको हमेशा रिक्वायर कंसेंट रहेगा। और उसका क्या होगा, expect to the recognition and the superior they without achievement that warrant it। ये क्या होगा कि हमेशा से क्या चाहेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको सुपीरियर बन जाए वो किसी भी विदाउट किसी भी अचीवमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनका, believe they are the superior and can only the associate with the equally special peoples। वो हमेशा से ये समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ, है ना, वो उस पर विश्वास करेंगे और वो जस्ट क्या करेंगे, वो सब लोगों को जितने भी स्पेशल लोग हैं सबके साथ वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद टेक एडवांटेज ऑफ अदर टू गेट व्हाट दे वांट। ठीक है, वो इस चीज का फायदा भी लेते हैं, एडवांटेजेस भी लेते हैं कि वो ये जो चाहते हैं वो क्या करते हैं, करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उनको पहले ही उनको, क्योंकि उनके जो रिलेशन है वो अनफुलफिलमेंट है, तो वो ना ये दिखाएंगे कि हाँ एक्चुअली बताना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, a mental disorder characterized by the unstable moods behavior in the relationship। इसमें क्या होता है कि अनस्टेबल मूड होता है और बिहेवियर जो होता है वो भी ज्यादा ऐसा नहीं होता कि वो स्टेबल अनस्टेबल होता है, रिलेशनशिप उनका अनस्टेबल होती है। द कॉज ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इट इज नॉट वेल अंडरस्टूड, क्लियर नहीं है। डायग्नोसिस मेड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स इंक्लूडिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इमोशंस स्टेबल नहीं होते, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है, इनसिक्योरिटी रहती है, हमेशा इम्पल्सिवनेस रहती है, इम्पेयर सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, उनके इम्पेयर्ड रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
एंक्सियस, एंक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंक्सियस। अब आता है हमारा the experience extremely anxiety, nervousness, they fear is the small settings and in the relationship। इनके अंदर क्या हो गया हमने, क्योंकि हम एंक्सियस देख रहे हैं, एंक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम सबसे पहले देखेंगे कि उनके अंदर एंजाइटी बहुत रहती है, नर्वसनेस ज्यादा रहती है, सोशल फीलिंग्स, सोशल सेटिंग्स वो ज्यादा, मतलब उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो पूरी मेंटेन नहीं होती है, फुली मेंटेन नहीं होती है, मे बी नर्वसनेस की वजह से, लीडिंग them to avoid activities or job that involve being with others। वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ कोई भी काम करने से, कोई भी जॉब करने से, कोई भी एक्टिविटी करने से क्या करते हैं, कतराते हैं। they tend to be shy, awkward and the self consciousness in the social situations due to a fear of doing something wrong or the being एम्बेरसमेंट। इनको क्या होगा कि वो ये सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत ना हो जाए, कोई सिचुएशन ऐसी ना आ जाए, बहुत ज्यादा मुझे ऑकवर्ड ना लगे, मैं ज्यादा शाई, मतलब वो बहुत ज्यादा शाई होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उनकी जो अपनी इमेज होती है बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली होती है, तो उनको हमेशा ये डर रहता है कि उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, और वो मतलब उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनकी जो इमेज है सेल्फ, मतलब की ऐसी वाली, वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो लोग ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा होते हैं। हमेशा में एंजाइटी, क्योंकि नाम से पता चलता है एंजाइटी, तो एंजाइटी बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Dependent personality disorder is a type of anxious personality disorder. People with a DPD often feel हेल्पलेस फील करते हैं हमेशा, इनकैपेबल टू टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को बहुत ज्यादा इनकैपेबल समझते हैं। दे मे हैव ट्रबल making simple decision, but they help someone with a dependent personality can learn self confidence and the self reliance। उनका क्या होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ये समझते हैं कि वो मतलब कोई भी डिसीजन, सिंपल से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, उनको औरों की हेल्प चाहिए, वो कैपेबल समझते हैं अपने आप को। ठीक है, और बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस समझते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स हो सकते हैं अवॉइडेंस ऑफ द पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अवॉइड कर सकते हैं अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। डिफिकल्टी बीइंग अलोन, ठीक है, उनको अकेले रहने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। फियर ऑफ क्या रहता है उनको, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस विद रिलेशनशिप एंड, उनको कोई भी रिलेशनशिप एंड होती है तो उससे क्या रहता है, हेल्पलेसनेस वाली भावना रहती है, फीलिंग रहती है। ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, उनको बहुत ज्यादा ये रहता है कि मुझे कोई क्रिटिसाइज ना करे। पैसिव, नेक्स्ट है उनका ट्रबल मेकिंग एवरीडे डिसीजन मेकिंग, उनका कोई भी डिसीजन होता है इसमें हमेशा उनका ट्रबल होता है, कभी वो क्लियर चीजें नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट इसके कॉजेस देख लेते हैं कि कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले उनका कोई भी एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है उसकी वजह से, कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से, कोई भी फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से, किसी को भी घर में एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से, या फिर उनका कोई भी सर्टेन कल्चर और रिलीजियस और फैमिली बिहेवियर, कोई भी उनका कोई कल्चर है, कोई भी इम्पैक्ट है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, सब मार्क्ड इज एन एक्सेसिव ऑब्सेशन। उनका क्या होता है कि बहुत ज्यादा, उनका क्या होगा, हमेशा ऑब्सेशन आते हैं माइंड के अंदर,
और क्या होता है कंपल्सरी मतलब जो एक्ट ऑन, वो अपने जो भी उसमें थॉट्स आएंगे उनके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि उनका क्या होता है कि विद द रूल्स लिस्ट शेड्यूल्स एंड द अदर इन नीड टू परफेक्शन एंड द इंटरफेयर विद द efficiency and the ability to complete task। उनका क्या होता है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, मेनली हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात नहीं करते। तो उनका क्या होता है कि वो बार बार जैसे कि लॉकिंग करना, ठीक है, बार बार उनको लॉक करके देखना, हैंड वॉश करना, उनको हमेशा से ना थॉट आते रहते हैं, बार बार थॉट आते रहते हैं दिमाग में ना, वो उनको क्या करते रहते हैं कि अच्छा अभी मैंने हैंड वॉश नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत ज्यादा मेरे एकदम से कंटामिनेटेड हैंड्स हैं, बार बार अपने इसको लॉक करके देखेंगे कि लॉक लगा है नहीं लगा है। तो ये क्या रहता है, जैसे अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑब्सेशन रहता है उन लोगों को, ठीक है। जैसे कि किसी भी रूल के साथ वो हमेशा बहुत ज्यादा, कोई भी रूल है तो उसको बहुत उसका ऑब्सेशन रहेगा, उसको किसी भी लिस्ट के बारे में देखते रहेंगे, शेड्यूल्स को चेक करते रहेंगे, और किसी भी ऑर्डर को, ठीक है। ए नीड फॉर द परफेक्शन देन इंटरफेयर विद एफिशिएंसी एंड द एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क। उनका क्या होता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे परफेक्शन की तरह मुझे इंटरफेयर करना है, किसी भी एफिशिएंसी के साथ मुझे वो अपना टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा ये क्या है, द एक्चुअल कॉज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अननोन। किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो कॉज है वो क्या है, अननोन है। most likely they represent in the combination of genetic and the biologically, social, psychologically and the developmental and the environmental disorders। इनके क्या होता है कि हम बात करते हैं कोई भी कॉज क्लियर नहीं है, बट हम बात करें जेनेटिकली की, कोई भी बायोलॉजिकल एंड द सोशल, कोई भी साइकोलॉजिकल, कोई भी डेवलपमेंट और द एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, किसी भी सोशल फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो ये पर्सनालिटीज थी, ये बहुत शॉर्ट हमने इनको बताया है कि कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होते हैं। आप जो थर्ड ईयर में आओगे, जब तुम साइकेट्रिक पढ़ोगे तो इसमें आपको प्रॉपर आप इनके बारे में पढ़ोगे कि क्या पर्सनालिटीज क्या होते हैं हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये तो उन्होंने जस्ट यही बताया था कि क्लासिफिकेशन बताया था पर्सनालिटी डिसऑर्डर करके, ये पर्सनालिटीज होती हैं, ये इनकी क्लासिफिकेशन होते हैं। अब हमारे क्लिनिकल फीचर्स आ गए अब नॉर्मल पर्सनालिटीज की। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं नॉर्मल पर्सनालिटी के, इंडिविजुअल विद पैरानॉइड पर्सनालिटी disorder are marked by the distrust of the other peoples and they consent unwarranted suspiciousness that they have sinister motives। इसमें क्या होता है कि उसको हमेशा ये फील रहता है कि जो हमारा पैरानॉइड वाला जो होता है, पर्सनालिटी वाला जो इंडिविजुअल होता है, उसको हमेशा से दिमाग में ना हमेशा सस्पिशियसनेस चलेगा, शक रहता है उसको दिमाग में। person with a paranoid personality disorder search for the hidden meanings and the hostile intentions in the everything other says and true। इसमें क्या होगा कि जो लोग पर्सनालिटी वाले होते हैं, पैरेंट पर्सनालिटी वाले, उनको वो सर्च करते हैं हमेशा, कोई ना हर चीज में वो ना कोई भी छिपी हुई मीनिंग को सोचने की कोशिश करते हैं, और उस चीज में क्या करते हैं कि वो ना हॉस्टाइल इंटेंशंस रखते हैं बहुत ज्यादा, किसी भी चीज में कहीं भी वो मतलब उनके दिमाग में अगर हम कुछ बोलेंगे भी तो वो ना हर छुपी हुई चीजों को सोचेंगे, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, उनका क्या चलता रहता है, ये थॉट प्रोसेस उनका वो ज्यादा पैरानोइया मतलब कि सस्पिशियसनेस उनको ज्यादा रहती है। अब आता है हमारा schizotype personality disorder is a characterized by the detachment and the social withdrawal। मैंने बोला तो social withdrawal होते हैं। People with this disorder are the commonly described as the loner with the solitary interest and the occupation and the no close friend। close friends ज्यादा नहीं होते क्योंकि socially ज्यादा interact नहीं करते। Typically they maintain a social distance even from family members and the seem unconcerned about the others present प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। इन लोगों को क्या होता है, ये बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर से भी बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, इनको कोई अनकंसर्न होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है चाहे उनका कोई प्रेज करे चाहे उनको क्रिटिसाइज करे, ना अपने से ना दूसरों से, किसी से कोई मतलब नहीं होता। एंटी सोशल पर्सनालिटी क्या होता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक एंटी सोशल बिहेवियर दैट वायलेट्स अदर राइट्स एंड द सोशल नॉर्म्स। वो लोग दूसरे लोगों को क्या करता है, राइट्स एंड सोशल नॉर्म्स को वॉयलेट करता है, विच प्रीडिस्पोजेस affect person's criminal behavior। The person is unable to maintain consistent responsible function to at work, school or home। वो प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर सकते, प्रॉपर वो कंसिस्टेंट होके काम नहीं कर पाएंगे, चाहे उनका वो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो अपने घर की है, चाहे वो उनके स्कूल की, और वो चाहे उनके वर्क प्लेस की है।
Individual with the histrionic personality disorder characterized have a pervasive pattern of the excessive emotional and the attention-seeking behavior, and we are drawn to the momentary excitement and the feeling adventure. इसके हिस्टोनिक पर्सनालिटी का मैंने बोला था कि उनको क्या रहता है, बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं, ठीक है, और उनका जो बिहेवियर होता है अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर होता है. इंडिविजुअल विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर द सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्जर्व एंड द लेकिंग इन द एम्पैथी फॉर द अदर्स. दूसरे लोगों को सेल्फ सेंटर्ड रहता है, सेल्फ ऑब्जॉर्व रहता है, और दूसरे लोगों के साथ उनके एम्पैथी में बहुत ज्यादा लैकिंग होती है. ए टिपिकल टेकिंग advantage of people to achieve his own ends with the uses them without the regard of their feelings. Borderline personality क्या होता है? Borderline personality is a marked by the pattern of the instability in the impersonal relationship, mood, behavior and the self image. कोई भी है, अनस्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, उनके अंदर पर्सनल रिलेशनशिप में भी, मूड में भी और बिहेवियर में भी. उनकी सेल्फ इमेज जो होती है वो भी क्लियर, उनकी इनस्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, इम्पर्सनल रहती है. Anxious behavior disorder is the marked by the feeling of the inadequacy. ये शायद मैंने ये सारे पढ़ा दिए हैं, ये भी हमने पढ़ लिए थे कि क्या क्या होते हैं. उसके बाद इनका एप्लीकेशन आता है. एप्लीकेशन समझ में आया नहीं आया? बुक खोलकर बैठे हो, समझ में आया नहीं आया? पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे, कौन कौन से होते हैं हमारे? यस यस मैम. क्या समझ में आया? पूरी क्लास में तो आप लोग हाँ जी मैम, हूँ जी मैम, कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला. अगर मैं एक तरफ से पूछने लगूं किसी से भी तो कोई नहीं बता पाएगा अच्छे से, मुझे पता है.